नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है और आपके पास इस समय पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए चलते हैं, जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। जो MCQ होता है, जो इम्पोर्टेंट काफ़ी है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस का उसका डिस्कशंस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला जो पेपर है एक पॉलिटी, ठीक है, उसका डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 1993 का क्वेश्चन पेपर देखे पॉलिटी का, उसके बाद 1994 का देखे, उसके बाद 1995 का क्वेश्चन नंबर 9 तक देखे हैं और हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। देखिए आप लोग इसको ऑब्जर्व कीजिए, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है इसमें। देखिए कहता है कंसीडर द टेबल, इस टेबल को आप कंसीडर कीजिए, है ना। उसके बाद जाकर के कुछ नीचे स्टेटमेंट दिया, उसका आंसर देना, है ना। तो देखिए पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, कहता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कहता है काउंसिल ऑफ स्टेट, और एक होता है काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा होता है हाउस ऑफ द पीपल, है ना। उसके बाद अगर काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो नोट मोर देन 250 मेंबर्स, जिसमें 12 नॉमिनेटेड मेंबर, और नोट मोर देन 38 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। और दूसरा जो है यहाँ पे सेकंड साइड, यहाँ पे है हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल बोले तो लोकसभा, है ना। तो लोकसभा नोट मोर देन 552 मेंबर्स, जिसमें कि आपका 2 हो जाता है, नोट मोर देन 530 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट प्लस नोट मोर देन 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन, और इधर है कि एक्स करके, है ना। तो मतलब कहने का इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं होता है। तो इसमें ये जो है ऑप्शंस क्या पूछ रहा है, क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, विजन ऑफ द फॉलोइंग इन द मार्क एक्स, मतलब एक्स की जगह पे क्या होगा, है ना। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज एक्स, ठीक है। तो इसमें जैसा कि आप देखिए यहाँ पे 12 नॉमिनेटेड मेंबर है ना, नोट मोर देन 38 मेंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें देखिए जैसा कि यहाँ पे आप एक चीज देखिए, सबसे बड़ी चीज है क्या कि इधर देखिए 12 नॉमिनेटेड मेंबर है, यहाँ पे कहता है क्या, नोट मोर देन 530 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट प्लस नोट मोर देन 2 नॉमिनेटेड, मतलब 2 से ज़्यादा नॉमिनेटेड में नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या है ना कि x की जगह जब हम बात करते हैं, तो x की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है। तो इसका देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री हु आर नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट हैव टू गेट देमसेल्फ इलेक्टेड देयर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ आफ्टर एज्यूमिंग द ऑफिस। बिल्कुल ये कहीं से भी देख लेते हैं। फिर कहता है नोट मोर देन 20 नॉमिनेटेड मेंबर, ये तो कभी होगा ही नहीं, है ना। नोट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, उसके बाद अटॉर्नी जनरल, तो यहाँ पे कोई अटॉर्नी जनरल ये सब का कोई ऑप्शन नहीं आता, ये सब का कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों में कन्फ्लिक्ट है, लेकिन यहाँ पे नोट मोर देन 20 नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई समझो मेंशन नहीं है, यहाँ पे होगा नोट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी ना, यूनियन टेरिटरी का बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का जब बात करते हैं तो 11 नंबर में आपका क्वेश्चन है कि हु अमंग द राइट टू वोट in the elections in the elections to both the लोक सभा एंड राज्यसभा। कहता है कि राइट टू वोट का जब हम बात करते हैं किसमें, इलेक्शंस कहाँ पे, तो लोकसभा और राज्यसभा का, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कौन, ठीक है, कर सकता है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और सी नंबर ऑप्शन जो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और डी नंबर्स की जब बात करते हैं हम, तो डी नंबर्स का जो है यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। तो किसका बात करते हैं यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग हैव राइट टू वोट इन द इलेक्शंस ऑफ बोथ, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जब इलेक्शंस होगा तो उसमें कौन वोट डाल सकता है, किसके पास ये राइट है। देखिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसके पास
नहीं रहता है अधिकार, राइट्स, है ना। उसके बाद देखिए ये अपर हाउस बोले तो राज्यसभा, इसके पास भी नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इसका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी का, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर होगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। तो इसका यहाँ पे ये इसके पास दोनों राइट्स रहता है, ठीक है। ये लोकसभा में भी वोट डाल सकता है, लोकसभा के इलेक्शंस में भी, और राज्यसभा के इलेक्शंस में भी वोट डाल सकता है। किसके पास अधिकार है? ये आपका है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, यहाँ पे कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल सो फार इवन दो द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट। कब? 1956। कहता है कि 1956 तक का जो अमेंडमेंट हुआ था 7th अमेंडमेंट, उसमें किसके पास अपना, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल नहीं था, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल नहीं था। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। इसमें देखिए पहला है, कह रहा है महाराष्ट्र, है ना, दूसरा महाराष्ट्र, दूसरा कह रहा है बिहार, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। देखिए ये डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए 12 नंबर का जब बात करते हैं तो इसमें कहता है महाराष्ट्र नहीं, बिहार नहीं, कर्नाटका बिल्कुल नहीं। तो चलिए चलते हैं इसका जो करेक्ट आंसर्स हैं, इसके जब करेक्ट आंसर की बात करते हैं हम, तो करेक्ट आंसर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश जो है पहले यूपी में था, है ना, तो उससे ही मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं डिवाइडेड हुआ है, जिसके कारण उसके पास अपना स्टेट लेजिस्लेचर नहीं था, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं था। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की जब बात करते हैं, कहता है in that interim government formed in 1946, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज, ठीक है। देखिए जब हमारा देश क्या कहते हैं फ्री हुआ था, है ना, आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक है, 15 अगस्त 1947 में। और हमारा संविधान की जब बात करते हैं हम, ठीक है, जब संविधान की हम बात करते हैं तो संविधान 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1950 ना, 26 जनवरी 1950 को कहीं ना कहीं लागू किया गया था। उसे भले ही 26 नवंबर 1950 को अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन जब लागू करने की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हाँ, तो जब लागू किया गया और देश जब आज़ाद हो गया था, इसके बीच में लगभग में 2 वर्ष 11 मंथ 18 दिन का अंतर था, है ना, 3 वर्ष के अप्रोक्सीमेट का डिफरेंस था। तो इस बीच में आप जरा सोचिए, अब यहाँ पे पहले तो ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश अपने अनुसार हमारे देश को कंट्रोल करता था, है ना, और ढेर सारे राजा रजवाड़े होते थे। तो अब बताइए एक वो छोड़ के चले जाएंगे अपनी कंट्री, हमारे देश को, तो यहाँ पे क्या होगा? कोई न कोई तो चाहिए ना शासन करने के लिए। तो उस स्थिति में किसका निर्माण किया गया? तो उस स्थिति में यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है, आंतरिक गवर्नमेंट का फॉर्म किया गया। तो कब? 1946 में, है ना। तो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? किसका? एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर्स की बात करते हैं। देखिए जो ये जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, है ना। उसके बाद एस राधाकृष्णन, तो इसको भी नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए उसके बाद ये जो है सी राजगोपालाचारी, ये तो एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, तो ये राष्ट्रपति थे, है ना। तो जब यहाँ पे बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट का जब बात करते हैं तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का जो राइट दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू के पास ही था ये राइट्स, ना। तो चलिए चलते हैं अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आर्टिकल 156 से रिलेटेड, ठीक है। तो कहता है आर्टिकल 156 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इट प्रोवाइड द गवर्नर शेल होल्ड office for term of 5 years from the date on which he enters upon his office, ठीक है। कहता 156 आर्टिकल जो है भारतीय संविधान का, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, गवर्नर को, ठीक है, गवर्नर ऑफिस होल्ड करेगा, ठीक है, 5 साल के लिए, फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। कहता है कि आर्टिकल 156 में ऐसा मेंशन है।
तो ठीक है, यहाँ पे जब बात करते हैं तो आर्टिकल 156 में ऐसा मेंशंस है, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि गवर्नर के पास गवर्नर अपना कार्यकाल जो पूर्ण कर दिया है, ठीक है, तो उसे उसका जो कार्यकाल है उससे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो किस स्थिति में, तो कहता है नो गवर्नमेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस टिल कंप्लीशन ऑफ टर्म, कहता है कि विदाउट वो जब तक कंप्लीट नहीं कर लेता 5 साल, ठीक है, तो उसको अपने उसके ऑफिस से नहीं हटा सकता है। तो दूसरा यहाँ पे कहता है नो गवर्नमेंट कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। कहता है कि गवर्नमेंट जो है कंटिन्यू रखेगा, है ना, कंटिन्यू रखेगा अपना पीरियड जब तक कि उसका 5 साल नहीं पूरा जाता है, नहीं रखेगा, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे कोड दिया है, आपको इसमें चूज करना है, ठीक है। तो कोड देखिए जैसा कि आप जानते होंगे, तो इसमें यहाँ पे बिल्कुल जब हम बात करते हैं, ठीक है, करेक्ट की, तो कौन सा करेक्ट है, तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर देखिए कहता है नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ, बिल्कुल ये तो आपका गलत है, बिल्कुल हटाया जा सकता है, ठीक है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है कि उसे नहीं हटाया जा सकता यदि वो, हाँ, भले उसका प्रोसीजर थोड़ा सा क्रिटिकल है बट रिमूव किया जा सकता है यदि इस तरह से कोई संदेह होता है तो, ठीक है। अब जब यहाँ पे बात करते हैं नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन द ऑफिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ द 5 years, बिल्कुल ये वाला सही है कि वो जो है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब साइड से वो अपना जैसे कि उस पर कोई रिमूवल का या अभियोग लगाया गया है तो वो साइड से काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर आंसर जो ऑप्शन से नंबर है, ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि 2 होगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं, जब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 का, ये जो है आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो इसमें जो प्रोविजंस है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का आर्टिकल जब 15 की बात करते हैं तो उसमें ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन जो है ये कह रहा है यहाँ पे प्रोविजंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, है ना, रिलीजियस आर्टिकल 15, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड इन अंडर द, ठीक है। तो इसमें कहा रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो जैसे आपको पता होना चाहिए, हमें इसे पता भी होगा, ठीक है, जैसे आर्टिकल 1 to, ठीक है, 1 to 4 आपका आ गया यूनियन एंड टेरिटरी, है ना। उसके बाद आपका आर्टिकल 5 to 11 ये आपका आ गया सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी आर्टिकल होगा, है ना। उसके बाद जब हम बात करते हैं आर्टिकल 12 to 35 तो बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट की। उसके बाद 36 to 51 जो हम बात करते हैं यहाँ पे DPSP, है ना। उसके बाद 51A का आपका हो गया फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी, अब देखिए यहाँ पे क्या था आर्टिकल 15, आप देखिए यहाँ पे आर्टिकल 15, देखिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट, देखिए यहाँ पे सारा का सारा फंडामेंटल राइट्स है ना, 12 से 35 तक जितना भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, तो वो आपका 12 to 35 में ही आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि फंडामेंटल राइट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो देखिए आर्टिकल, है ना, आर्टिकल 12 की जब बात करते हैं ये डिफिनेशन ऑफ स्टेट, है ना, स्टेट के डिफिनेशन के बारे में बताता है। उसके बाद आर्टिकल 13 की जब बात करते हैं हम, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाता है, ये आपका आता है राइट, ये आपका जब इसका जब हम बात करते हैं, जब इसका बात करते हैं हम आर्टिकल 13 का, ठीक है, तो इसमें आपका जो आ जाता है यहाँ पे आपका देखिए लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और रीऑर्गेनाइजेशन रीक्वेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि जितना भी, ठीक है, लॉ, इसमें 2 जो आपको डॉक्ट्रिन्स हैं, ठीक है, वो डॉक्ट्रिन्स के बारे में मेंशन है जो कि फंडामेंटल राइट्स का कहीं ना कहीं प्रोटेक्शंस करता है ना। तो इसमें एक का जो मतलब जब हम बात करते हैं तो पहला जो है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेलिटी है इसमें, और दूसरा जो है एक है, दूसरा है डॉक्ट्रिन्स ऑफ इक्लिप्स। जब ये दोनों का बात किया गया है, ठीक है, तो जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा डिटेल से तो उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे।
तो चलिए चलते हैं, जब इसका बात करते हैं हम तो आर्टिकल 13 हो गया आपका। आर्टिकल 14 की जब बात करते हैं हम तो राइट टू इक्वलिटी है ना, जो चाहे वो आपका राइट टू वो सेक्स के बेसिस पे हो, रेस के बेसिस पे हो, रिलीजियस के बेसिस पे हो, ठीक है। तो इसके बारे में बात किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 14 का। उसके बाद जब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 का, ठीक है, तो आर्टिकल 15, तो ये आर्टिकल 15 जो है ये बात करता है प्रोविजंस, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। यदि किसी का भेदभाव है, चाहे वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो या रिलीजन्स के बेस पे हो, ऑल आर प्रोहिबिटेड, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। तो जब हम ये बात करते हैं आर्टिकल 15 का, ये आ जाता है आपका राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी है, ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जब 16 की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। यहाँ पे कहता है कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, के बारे में बताया जा रहा है। क्या ऑप्शंस हैं आपके सामने, देखिए यहाँ पे कहता है इज लेविड ऑन अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट, कहता है ये स्टेट के द्वारा उचित है, ठीक है। उसके बाद कहता है इज लेविड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड द अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट। और नेक्स्ट जो है आपका ये है ऑप्शन नंबर इज लेविड बाय द यूनियन एंड शेयर्ड बाय द यूनियन एंड स्टेट। और यहाँ पे कहता है ऑप्शन नंबर डी जो है इज लेविड बाय द यूनियन एंड बिलोंग टू द एक्सक्लूसिवली, ठीक है। तो कहता है क्या कि देखिए जब टैक्स की बात करते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स, तो कॉर्पोरेशन टैक्स जैसे कि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, क्या ऐसे पता भी होगा, ठीक है। तो इसमें इंडिया जो है, ठीक है, फेडरल एंड, ठीक है, फेडरल एंड यूनिटरी दोनों टाइप का यहाँ पे सिस्टम है ना। तो इसमें क्या है ना कि सेंटर के पास अपना लिस्ट है ना, जिसपे कि वो लॉ बनाती है और उसको इम्पोज करवाती है ना। उसके बाद स्टेट के पास अपना लिस्ट है, उसके पास जिसको कि सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, ये स्टेट लिस्ट हो गया। उसके बाद एक आता है कंकरेंट लिस्ट। जब कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं तो वो दोनों उस पर दोनों लॉ बनाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस स्थिति में क्या होता है ना कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर दोनों लॉ बना रही है एक ही चीज पे, एज लाइक जैसे कि राइट एजुकेशन से रिलेटेड, अगर एजुकेशन से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना रही है, एक ही टाइप का लॉ है, तो उस समय सेंटर की प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो उसी तरह से अगर जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स का बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ना, तो टैक्स जो लिया जाता है, ठीक है, तो सबका अपना अपना टैक्स है। जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो स्टेट गवर्नमेंट के फंड में जाएगा, अगर वही डिफेंस से रिलेटेड और भी जिस तरह से है, ठीक है, रेलवे हो गया, उसके बाद आएगा कि लिक्विड हो गया, लिक्विड की जब बात करते हैं वो आपका स्टेट में आ गया। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कॉर्पोरेशन टैक्स का। तो कॉर्पोरेशन टैक्स की जब बात करते हैं हम तो कॉर्पोरेशन टैक्स में आपका आ जाएगा इसका जो होगा ये यूनियन एंड बिलोंग्स टू एक्सक्लूसिवली, ठीक है, जो जिस तरह से रहेगा, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स, तो वो दोनों कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, तो करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 की जब बात करते हैं, यहाँ पे ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। कहता है असाइन टू द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल मैंने अभी तुरंत जिक्र किया था, ठीक है। तो किसके द्वारा, यहाँ पे ऑप्शंस है फाइनेंस कमीशंस, और दूसरा जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और सी जो है द इंटर स्टेट काउंसिल, और डी जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की जब बात करते हैं हम तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ना। तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं है ना, फाइनेंस कमीशन वो सेंट्रल लेवल में, उसके बाद एनडीसी है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर स्टेट। देखिए जब बात करते हैं हम एग्रीकल्चर का, ये संविधान में भी ऐसा वर्णन है कि जो एग्रीकल्चर का इनकम टैक्स होगा वो असाइन किया जाएगा किसको, तो स्टेट गवर्नमेंट को ना। तो चलिए ये था क्वेश्चन आपका जो ईयर है 1995 का, है ना। तो अब हम लोग इतना तक ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपके सामने है 1996 का। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।
थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।